back to the channel, and today we are going to talk about one of our important topic, that is Poisson's formula, which is one of the important topic of the fluid mechanics when we have to compute the volume of the liquid which is coming out of the capillary tube. So इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं. Poisson's formula बेसिकली आपको किसी भी कैपिलरी ट्यूब में जो भी फ्लूइड बाहर निकल रहा है, इफ्लक्स हो रहा है, उसका कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहा है वो आपको बताता है. अब यहाँ पर यूनिट टाइम की बात है तो क्या करेंगे, हम उसको रेट कंसीडर करेंगे. सो पॉइजन्स फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल रिलेशन व्हिच गिव्स अस द रेट ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग और गेटिंग इफ्लक्स्ड. ठीक है, गेटिंग इफ्लक्स्ड फ्रॉम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कैपिलरी ट्यूब. कैपिलरी ट्यूब की क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना फ्लूइड का वॉल्यूम बाहर आ रहा है वो हमें बताने में कौन हेल्प करता है, पॉइजन्स फॉर्मूला हेल्प करता है. यानी कि अगर हम इसको मैथमेटिकली अगर समझने की कोशिश करें तो इट इज व्हाट, इट इज, इसे हम Q से डिनोट करते हैं. सो इट इज व्हाट, इट इज Q इक्वल्स टू V अपॉन टी. V अपॉन टी मतलब टाइम आ गया तो रेट हम बोलते हैं उसे, जब भी डिनोमिनेटर में टाइम होता है तो रेट बोलते हैं. सो V इज द वॉल्यूम जो कि लिक्विड हमारा बाहर निकल रहा है, फ्लूइड हमारा बाहर निकल रहा है, और T टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड में कितना वॉल्यूम फ्लूइड बाहर निकला है कैपिलरी ट्यूब से, वो हमारा क्या कहलाता है, दैट इज पॉइजन्स फॉर्मूला. तो ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. ठीक है, अब इसको आगे समझने के लिए हम क्या करते हैं, चलिए लेट्स स्टार्ट विद इट. हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए आपकी एक कैपिलरी ट्यूब है. सपोज दिस इज योर कैपिलरी ट्यूब जिसकी लेंथ क्या है, L लेंथ है. ठीक है, इसकी लेंथ हमने L ले ली, और अगर आप देखें तो इसकी ये क्रॉस सेक्शन एरिया कैसी है, सर्कुलर है. सर्कुलर है तो क्या होगा, रेडियस होगा. सो सपोज हमने रेडियस R ले लिया. ठीक है, देखिए इसी चीज को मैं यहां पर बना देता हूं कि सपोज मैंने ये कैपिलरी ट्यूब ले ली. ठीक है, ये एक मैंने कैपिलरी ट्यूब ले ली, और ये कैपिलरी ट्यूब हमारी जो है L लेंथ की है, और इसमें ये हमारा रेडियस R हो गया इस क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए, और ये रेडियस R हो गया इस क्रॉस सेक्शन के लिए. ये सेंटर इसका और ये इसका सेंटर. ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आप देखिए कि जो एक्सिस दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया के सेंटर्स को कनेक्ट करेगी, इसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एक्सिस ऑफ कैपिलरी ट्यूब. इसे हम कैपिलरी ट्यूब की एक्सिस. मैथमेटिकल वैल्यू जो पॉइजन्स फॉर्मूला की है वो कितनी है, दैट इज π/8 p r की पावर 4 अपॉन नीटा L. ओके, यहां पर P आपका क्या है, P इज द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, जो फ्लूइड पे प्रेशर लग रहा है, क्योंकि एरिया भी हो गया और कुछ फोर्स से बाहर आएगा तो दोनों फैक्टर्स हैं तो प्रेशर लगेगा. उसके बाद R मैंने भी बताया आपको, रेडियस है क्रॉस सेक्शनल एरिया का. नीटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कौन सा फ्लूइड आप यूज कर रहे हैं. ठीक है, उसकी डिपेंडिंग अपॉन द फ्लूइड कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी डिफर करेगा. L लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब है. ठीक है, सो अब इसको डेराइव करने के लिए हमें कुछ एजम्पशंस करने पड़ते हैं. सो वन बाय वन हम सारे के सारे एजम्पशंस को पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या एजम्पशंस हमें करने पड़ते हैं पॉइजन्स फॉर्मूला को डेराइव करने के लिए. ओके, चलिए आप कॉपी और पेन लेकर के मेरे साथ साथ इसे लिख सकते हैं, साथ साथ डेराइव कर सकते हैं. इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू. सो लेट्स हैव द फर्स्ट एजम्पशन. और फर्स्ट एजम्पशन क्या कहता है, फर्स्ट एजम्पशन कहता है कि जो भी कैपिलरी ट्यूब में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, वो फ्लूइड कोई भी हो सकता है, इट कुड बी हनी, इट कुड बी सिरप, इट कुड बी वाटर, कोई भी फ्लूइड अगर कैपिलरी ट्यूब से फ्लो कर रहा है, इट मस्ट बी स्टेडी एंड इट मस्ट बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब. ठीक है, सबसे पहला क्या है, फ्लूइड मस्ट बी स्टेडी एंड पैरेलल टू ट्यूब एक्सिस. ट्यूब एक्सिस से पैरेलल होना चाहिए. ट्यूब एक्सिस से पैरेलल होने का मतलब है कि अगर ये हमारी कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, और ये इसकी एक्सिस थी, तो जो भी लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है वो कैसा होगा, वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तभी तो ये पैरेलल हो पाएगा ना. ये हमारा ट्यूब कैसे फ्लो, ये हमारा लिक्विड इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तभी तो ये पैरेलल हो पाएगा. यानी कि कैसा फ्लो होगा, इट विल बी अ हॉरिजॉन्टल फ्लो, एक्स एक्सिस के अलोंग फ्लो होगा. ठीक है, अच्छा ये तो हमारा हो गया पहला एजम्पशन, पहला पॉइंट हो गया. ठीक है, उसके बाद ये हम एज्यूम करते हैं, क्योंकि एजम्पशंस है तो एजम्पशंस में तो हम कुछ भी ले सकते हैं. ये हम एज्यूम करते हैं कि प्रेशर
on both cross sectional area, pressure on both side of the capillary tube, both side of the capillary tube, कैपिलरी ट्यूब की बोथ साइड बोल लीजिए या दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल लीजिए, एक ही बात है. प्रेशर ऑन द बोथ साइड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज सेम या कांस्टेंट. ठीक है, ऑल्दो ऐसा होता नहीं है बट हम लेकर के चल रहे हैं, एजम्पशन है, लेकर चल सकते हैं. कई बार आपको कई बुक्स में, क्योंकि ये एजम्पशन हमने लिया हुआ है, कई लोग ये एजम्पशन नहीं लेते हैं कि दोनों साइड पे प्रेशर सेम होगा, तो वो क्या करते हैं, वो डेल्टा पी लेके चलते हैं कि प्रेशर में भी हो सकता है वैरी करे, तो वो डेल्टा पी के लेके चलते हैं. लेकिन हमने ये एजम्पशन लिया है कि प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, यानी कि जो हमारा प्रेशर, जैसे ये कैपिलरी ट्यूब है, तो जो प्रेशर इस एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, वही हमारा इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी मिलेगा. ठीक है, दोनों साइड पे प्रेशर कैसा होगा, सेम होगा. ओके, थर्ड पे हम बात करें तो थर्ड एजम्पशन हमारा कहता है कि जो भी हमारा ट्यूब है, सपोज ये हमारा कैपिलरी ट्यूब है, तो इससे ये हमारी क्या हो गई, एक्सिस हो गई ट्यूब की. ठीक है, एक्सिस हो गई ट्यूब की, और जब लिक्विड फ्लो होगा तो वो क्या करेगा, सरफेसेस को टच करेगा. तो जो भी लेयर लिक्विड की सरफेस को या इसकी वॉल्स को, ट्यूब की वॉल्स को टच कर रही हैं, उनकी वेलोसिटी को हम एज्यूम करते हैं दैट देयर वेलोसिटी v इज 0. और जैसे जैसे आप वॉल से एक्सिस की तरफ आएंगे, वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है. ठीक है, तो नेक्स्ट एजम्पशन ये है कि लिक्विड की या फ्लूइड की, बेटर टू से फ्लूइड की बोलते हैं, लिक्विड नहीं बोलते हैं, फ्लूइड की जो वेलोसिटी है, फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, इट विल बी 0 एट द वॉल्स एंड इट इंक्रीजेस ऑन मूविंग टूवर्ड्स, it increases on moving towards the axis of tube. ट्यूब की एक्सिस पे जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे, ट्यूब की एक्सिस के जैसे जैसे हम पास आते जाएंगे, वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी. जैसे कि अगर ये वाली ट्यूब हम ले लेते हैं, तो इसकी वॉल पर, जब ये वॉल पर लिक्विड टच कर रहा होगा तो क्या हो गया, 0, वेलोसिटी 0. क्यों, क्योंकि वो स्टैग्नेंट सा फील होगा. उसके फ्लो को, उसके स्मूथ फ्लो को, ये वॉल की जो फ्रिक्शन होगा उसके साथ, वो क्या करेगा, हैम्पर करेगा. जबकि बीच वाला जो एक्सिस के बीच से आ रहा है, वो क्या होगा, वो बिल्कुल फ्री है, उसकी वेलोसिटी अच्छी होगी, ज्यादा होगी. तो वॉल को जो टच कर रहा है उसकी वेलोसिटी हम 0 कंसीडर करते हो. जैसे जैसे वॉल से आप पास आते जाएंगे इधर की तरफ, ठीक है, एक्सिस की तरफ, तो कैसा मिलता जाएगा, वेलोसिटी हमारी जाएगी. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्यूब मस्ट ऑलवेज बी केप्ट हॉरिजॉन्टल. ट्यूब मस्ट बी हॉरिजॉन्टल. जो कैपिलरी ट्यूब हमने ली है, ये कैसी होनी चाहिए, हमेशा हम इसे हॉरिजॉन्टल रखेंगे. हॉरिजॉन्टल मींस वी विल ऑलवेज कीप द ट्यूब लाइक दिस. हम कभी भी इसको ऐसे नहीं रखेंगे, हम हमेशा ऐसे रखेंगे. ठीक है, ऐसा क्यों है, इसका रीजन बेसिकली ये है कि ग्रेविटी इज द फैक्टर. ग्रेविटी इज द फैक्टर कि अगर हम ट्यूब को ऐसे रखेंगे तो जो फ्लूइड है उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट कम होगा, और अगर हम ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, ग्रेविटी ज्यादा एक्ट करेगी. ठीक है, ग्रेविटी एक्ट करेगी तो पानी या फ्लूइड जो भी होगा वो ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा. इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे जब हम लोग एक टैप अगर हम लोग उस पर कनेक्ट कर दें ट्यूब से, तो टैप से जब आप, टैप आपका लगा हुआ है, टैप से आपने ट्यूब कनेक्ट कर दी, तो ट्यूब में जो वाटर फ्लो हो रहा है वो इजीली फ्लो होता है. लेकिन अगर उसी ट्यूब को हम फर्स्ट फ्लोर या थर्ड फ्लोर तक ले जाए तो पानी जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है. क्यों, क्योंकि अब ग्रेविटी उस वाटर को अपनी तरफ पुल कर रही होती, तो उतना वो जा नहीं पाता है, उतना इफेक्टिवली या एफिशिएंसी से नहीं जा पाता जितना कि हॉरिजॉन्टल में चला जाता है. तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम ट्यूब को हमेशा हॉरिजॉन्टल रखेंगे ताकि ग्रेविटेशनल इफेक्ट ना हो सके. ठीक है, तो ये 4 अजम्पशंस थे. ठीक है, अब इन 4 अजम्पशंस के बाद हम करते हैं डेरिवेशन. डेरिवेशन करने के लिए, इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए, आपको पता है कि हम लोगों ने जब फर्स्ट यूनिट पढ़ी हुई थी तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था डायमेंशनल फॉर्मूला को. और डायमेंशनल फॉर्मूला के यूजेस में मैंने आपको बताया था कि इट इज यूज्ड टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द फॉर्मूला एज वेल एज इट इज यूज्ड टू डिराइव द फॉर्मूला. ठीक है, तो अब हम उसको डिराइव इसी से करेंगे. सपोज एट एनी पॉइंट टी, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड through the capillary tube, volume of fluid through capillary tube is how much? Volume of fluid through the capillary tube, जो हम Q लेते हैं, Q जब हम बोल रहे हैं तो हम ऑब्वियस सी बात है V by T की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो Q आपका 3 चीजों पर डिपेंड करता है. किन 3 चीजों पर डिपेंड करता है? सबसे पहले इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा, that is coefficient of the viscosity.
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके। सेकेंडली इट डिपेंड्स अपॉन द, पहले तो किस पे डिपेंड कर रहा है, नीटा पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, जो कि आपके कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। हनी के लिए अलग होगा, देन उसके बाद आपका वाटर के लिए अलग होगा, मिल्क के लिए अलग, जैसा फ्लूइड वैसा उसका कोएफिशिएंट। दूसरा जो फैक्टर है वो क्या होता है, दूसरा फैक्टर है आपका रेडियस, किसका, क्रॉस सेक्शन एरिया का, ठीक है। और तीसरा फैक्टर जो जिसपे ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो आपका होता है P अपॉन L। अब यहाँ पे प्रेशर अपॉन लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, प्रेशर अपॉन लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो व्हाट दिस इज, इसको हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया, जो मैंने बताया था ना आपको कि कभी भी टाइम फैक्टर अगर डिनोमिनेटर पे होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं, और कभी भी आपका लेंथ अगर आ जाती है तो उसे हम ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ये तीन ऐसे पैरामीटर्स हैं, तीन ऐसे फैक्टर हैं जिनपे कि आपका ये Q दैट इज V/T आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। तो अगर इन तीन इक्वेशंस को हम कलेक्टिवली एक साथ लिखें तो व्हाट वी विल हैव Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा R और P/L, ओके, ठीक है। तो इधर वाली इक्वेशंस को मैं रब कर देता हूं। अच्छा, अब ये कितना कितना कंट्रीब्यूट करते हैं ये हमें नहीं पता, तो डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके हम क्या करते हैं, इनके लिए वेरिएबल्स ले लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स हमने क्या लिए, नीटा के लिए हमने A ले लिया, R के लिए हमने B ले लिया और P/L के लिए हमने C ले लिया, ठीक है। लिखते चलिएगा मेरे साथ साथ। प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी, इक्वालिटी आएगी, साथ में कांस्टेंट आएगा K, ठीक है। नीटा की पावर A, R की पावर B और P/L की पावर यानी कि ग्रेडियंट की पावर, प्रेशर ग्रेडियंट की पावर C, ठीक है, हो गया। अब यहां से हमें क्या करना होगा, हम क्या करते हैं, Q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। हम लोग Q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। Q हमारा कितना है, V/T, ओके। अब हम इन सबके क्या करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले को इवैल्यूएट करते हैं। तो V/T का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकालें तो V का फॉर्मूला क्या हो गया, L की पावर 3 और T का क्या हो गया, केवल T। तो अगर आप इसे कंप्यूट करेंगे तो हाउ मच इट विल बी L की पावर 3 T की पावर -1। ये किसका बन गया, ये V/T यानी कि किसका, Q का हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम और निकालते हैं। R का क्या हो जाएगा, R का आपका रेडियस है, केवल लेंथ में मेजर करेंगे, L हो गया, ठीक है। प्रेशर अपॉन लेंथ यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट का अगर हम निकालें, इधर नहीं निकालते हैं, इधर पे ही कर लेते हैं इसे। प्रेशर ग्रेडियंट का अगर हम निकालते हैं P/L, तो P/L का कितना हो जाएगा, या तो आप प्रेशर का निकाल लीजिए, नहीं तो फिर आप डेराइव करिए। अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डेराइव इट। कैसे डेराइव करेंगे आप इसे, आप इसको डेराइव करने के लिए कर सकते हैं प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, फिर फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। नहीं तो आप सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रेशर का कितना होता है, प्रेशर का आपका हो जाता है M/L-1 T-2, ठीक है। ये आपका किसका हो गया, ये आपका प्रेशर का हो गया। और उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में आपको क्या दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी L। अब ये L अगर ऊपर पहुंच गया तो क्या हो जाएगा, इट विल बी M/L-2 T-2, ठीक है। ये आपका किसका आ गया, प्रेशर ग्रेडियंट का आ गया। लिखते चलिएगा साथ साथ, ठीक है। और अब हम बात करते हैं, लास्ट बचा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मैंने आपको लेक्चर के समय बताया हुआ था, ड्यूरिंग द लेक्चर आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट दिस ना। इसका हम लोगों ने यूनिट और फॉर्मूले वगैरह पढ़े थे। तो नीटा का फॉर्मूला आपका क्या होता था, इट वाज M/L-1 T-1। कितना होता था नीटा, नीटा वाज M/L-1 T-1। तो अगर हम ये सारे फॉर्मूले इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, एक इक्वेशन बना ले, तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी। चलिए इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ ताकि ये आप पच न लगे। आई होप रेड लिखते जा रहे हैं आप लोग। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस इक्वेशन में डायमेंशनल के अकॉर्डिंग। तो V/T का हम क्या रखेंगे, L³ T-1, ठीक है। सो इट विल बी L की पावर 3 T की पावर -1। ये किसका हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गई आपकी। राइट हैंड साइड पर रखिए, सबसे पहले आपका K है, तो K को हम अभी यूनिटी मान के चल रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं K को, इट्स अ कांस्टेंट, तो हम अभी नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। नीटा, नीटा की हमने क्या रखा हुआ है, इट इज M/L-1 T-1 और पावर क्या हो जाएगी, A हो जाएगी, ठीक है। पावर आपकी कितनी हुई, A, क्योंकि नीटा के ऊपर पावर क्या थी, A थी। अच्छा, R के लिए क्या करेंगे, R हमारा रेडियस है, लेंथ में होगा, तो क्या हो गया, L की पावर B हो गई, ठीक है। उसके बाद लास्ट प्रेशर ग्रेडियंट, उसका क्या हो जाएगा, M/L-2 T-2 और पावर क्या हो जाएगी C, ठीक है।
ये हमारी बन गई इक्वेशन। सारे डायमेंशनल फॉर्मूलाज को रखने के बाद हमारी इक्वेशन बन गई ये। अब हम अगर इसे सॉल्व करें तो आप देखें कि यहाँ पे आप जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में लाइक टर्म्स को एक तरफ लिख लीजिए। कैसे? लाइक टर्म्स कहने का मतलब मेरा है कि अगर m है तो m का, अब यहाँ पे पहले वाले देखिए m की पावर क्या है, a, ओके, और ये सारे के सारे कैसे हैं, प्रोडक्ट में है, सब मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर m की कोई भी वैल्यू नहीं है तो m की वैल्यू 0 कंसिडर करेंगे, तो आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे m के ऊपर पावर क्या है, c, और क्योंकि प्रोडक्ट में है तो आप जानते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग x की पावर m इंटू एक्स की पावर n विल बी इक्वल टू x की पावर m प्लस n। तो यही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इट विल बी हाउ मच, इट विल बी a प्लस c। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर l के लिए करें तो l के लिए क्या हो जाएगा, माइनस a, फिर प्लस b, और फिर माइनस 2c। और टाइम के लिए, t के लिए क्या हो जाएगा, t विल बी माइनस a, यहां पर भी t कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लेंगे, इट विल बी माइनस 2c। ये आपकी राइट हैंड साइड होगी। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा है, यहाँ पे आप लिख लीजिए m की पावर 0, l की पावर 3 और t की पावर माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बाकी सारे फैक्टर्स तो सेम है, हम केवल क्या करेंगे, जो इनकी पावर्स लगी हुई हैं उन्हें हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करते हैं तो देखिए इक्वेशंस क्या बनती हैं। चलिए पावर कंपेयर करते हैं। m के टर्म को m से कंपेयर करिए तो m की पावर क्या है, a प्लस c। ठीक है, m की पावर क्या है, a प्लस सी। केवल इतना देखिए, इसे देखिए और इसे देखिए, m की पावर क्या है, a प्लस सी, और इधर क्या है 0। तो क्या कह सकते हैं हम, ये दो तभी टर्म इक्वल होंगे ना, इक्वल टू का साइन बीच में लगा हुआ है, तो ये टर्म तभी तो इक्वल होंगे, m के टर्म तभी इक्वल होंगे जब a प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसी तरीके से l वाले को देखिए तो क्या इक्वेशन मिलेगी, माइनस a प्लस b माइनस 2c, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू 3। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइनस a माइनस 2c, इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू माइनस 1। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, तीनों को कंप्यूट कर लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल हैव द वैल्यू ऑफ ए बी सी। इसे आप करिएगा, वैल्यू कंप्यूट करिएगा और मेरे साथ टैली करिएगा। मैं डायरेक्टली वैल्यूज आपको लिख दे रहा हूँ, आप टैली करिएगा कि आपकी कितनी कंप्यूट होके आ रही है। ठीक है, सो व्हाट वैल्यूज वी विल हैव ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, तो अगर हम यहां से कंप्यूट करें तो हमारी ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए विल बी -1, ओके, बी विल बी 4 एंड सी विल बी 1। टैली करिए, आ रही है? ठीक है, आपकी वैल्यू इतनी आ रही है। अच्छा, ये वैल्यू आपकी अगर आ रही है तो ये वैल्यू जो है आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सो सिंपल। हमारा फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल्स टू K नीटा की पावर A R की पावर B और P बाई L प्रेशर ग्रेडियंट की पावर C। ओके, सो ये जो ए बी सी की वैल्यू इन्हें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, के नीटा, नीटा की पावर ए थी तो ए की पावर कितनी है, -1, आर, बी की पावर कितनी है 4, और सी यानी प्रेशर अपॉन लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी है, इसकी पावर कितनी है 1। ओके, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, के इज देयर, नीटा -1 में तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, आर की पावर 4 पी। ओके, और नीटा क्योंकि -1 में था तो उसे हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में लिख दिया और एल आ गया। ठीक है, अच्छा, एक्सपेरिमेंटली जब पॉइजन इस फॉर्मूले को डिराइव कर रहे थे तो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप उनका था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कंप्यूट किया कि के की वैल्यू जो उनकी आ रही थी वो कांस्टेंट के टर्म में अगर लिखी जाए तो दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू, के इज ऑलवेज इक्वल्स टू π/8। ठीक है, π/8 होती है तो के की जगह पे हम क्या कर देंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट π/8। ठीक है, सो इसे मैं रब कर देता हूं। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या हो जाए, सॉरी q की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, π/8 तो क्या हो जाएगा, इट विल बी π/8, ओके, r की पावर 4 p अपॉन नीटा l। ये आपका है पॉइजन फॉर्मूला। समटाइम्स इट इज आस्क्ड विद द नेम एज पॉइजन फॉर्मूला, कई बार इसे पॉइजन रिलेशन के नाम से पूछते हैं, या फिर क्वांटिटेटिव अप्रोच टुवर्ड्स द पॉइजन रिलेशन पूछते हैं। सो आपको कुल मिला के बॉटम लाइन ये है कि यही आपको डिराइव करना है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।